अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रूह की वापसी। कहने को तो जॉर्ज मेरा दोस्त था, लेकिन मैं उसके साथ किसी तकरीब में नहीं जाता था। इसकी वजह थी उसका मज़ाहिया होलिया, गंजा टेढ़ा सर, टेढ़ी आँखें, बाहर को निकले हुए दांत, चाल भी ऐसे बेढंगी जैसे कोई गंद ज़मीन पर चल रही हो। लोग उससे मिलना जुलना पसंद ना करते थे, इसी सबब वो एहसास कमतरी में मुब्तला था। उसकी तालीम भी मामूली थी। एक दिन उसने ऐलान किया कि रोज़ी उसकी दुल्हन बनेगी और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि रोज़ी जॉर्ज की कज़न थी और बहुत खूबसूरत थी। दूसरा, उसे जॉर्ज से दिली नफ़रत थी और हमारे सामने वो कई बार जॉर्ज की बेइज्जती कर चुकी थी। जॉर्ज ये खबर सुनाकर चला गया। मैं सोचता रह गया कि रोज़ी जॉर्ज जैसे इंसान से शादी पर कैसे आमादा हो गई। कुछ दोस्तों का ख्याल था कि जॉर्ज गप लगाकर चला गया है। हम कुल 9 दोस्त थे और हम में से 7 दोस्तों को रोज़ी पहले ही ठुकरा चुकी थी। हम सब दोस्तों ने प्लान बनाया कि रोज़ी और जॉर्ज के ताल्लुकात के बारे में जानने के लिए उन दोनों की जासूसी करेंगे, ये जानने के लिए कि वाकई जॉर्ज की शादी रोज़ी से हो रही है या नहीं, या फिर जॉर्ज हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है। ये काम करने के लिए रेमंड और मुझे मुंतखब किया गया, क्योंकि रेमंड रोज़ी का पड़ोसी था और जॉर्ज मेरी इज्जत करता था। इसके अलावा रोज़ी भी मेरी इज्जत करती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं उसका तलबगार नहीं हूँ। खुदा की कुदरत देखें, रेमंड उन्हीं दिनों बीमार पड़ गया और मुझे शार्लक होम्स बनने का आसान रास्ता मिल गया। जैन मेरी बीवी बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी और मैं घर में अकेला था, इसलिए मैंने रोज़ी और जॉर्ज की निगरानी शुरू कर दी। जल्द ही मुझे उन दोनों को एक साथ देखने का मौका मिला। मार्च की एक और आलूद सुबह थी। मैं जॉर्ज के घर से करीब ही कैफ़े में नाश्ते के गर्ज से गया तो रोज़ी और जॉर्ज रोड पर नज़र आए। उन्होंने एक टैक्सी को रोकने का इशारा किया और उसमें बैठकर शुमाल की जानिब रवाना हो गए। मैं नाश्ता छोड़कर अपने मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और उसे स्टार्ट करके उस टैक्सी के पीछे लग गया। टैक्सी बड़ी सड़क छोड़कर कब्रिस्तान वाली सड़क पर आ गई। मैंने कुछ फासले पर उनका पीछा जारी रखा तो वहीं एक कब्रिस्तान के दरवाजे पर टैक्सी रुकी और जॉर्ज और रोज़ी उतरकर अंदर चले गए। मैंने अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे एक टी स्टॉल के पास छोड़ी और दौड़ता हुआ कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। इतने बड़े कब्रिस्तान में उन्हें तलाश करना, और वो भी इस तरह कि उन्हें मेरी खबर ना हो सके, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मैंने जासूसी कहानियों, सुराग रसानी की फिल्मों से भरपूर फ़ायदा उठाया और बिलाखिर दरख्तों के एक झुंड में उन्हें ढूंढ निकाला। कब्र के पास खड़ी हुई रोज़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जॉर्ज और रोज़ी आपस में बात कर रहे थे। मैं इसी जगह छुपा जहाँ से उनकी आवाज़ें सुन सकूं। रोज़ी कह रही थी, मैं चाहती हूँ मेरे आने वाला शौहर मेरे हुक्म पर अपनी जान तक कुर्बान कर दे। तुम जब चाहो मुझे आजमा सकती हो, जॉर्ज ने अकीदतमंदाना लहजे में कहा। मुझे तुम पर एतमाद है। तुमने मेरे कहने पर हाथ जलते हुए अंगारों पर रख दिया था, लेकिन मैं ज़्यादा सख्त इम्तहान लेना चाहती हूँ। वो एक वक्ती जज्बा था। हो सकता है तुम्हें मेरी वजह से कुछ देर तक आजमाइश में मुब्तला रहना पड़े, तो हिम्मत हार बैठो। अब मुझे क्या करना होगा? जॉर्ज जैसे मुकम्मल तौर पर रोज़ी के कब्ज़े में था। मुझे कब्रिस्तान से खौफ आता है। लोग कहते हैं रात के वक्त कब्रिस्तानों में आवारा रूहें आती हैं। मैं उन रूहों की हकीकत मालूम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि रात के वक्त यहाँ रह सकूँ। मेरी जगह तुम आज कब्रिस्तान में बसर करो और देखो, मैं किसी वक्त भी यहाँ आऊँगी, और अगर तुम मौजूद ना हुए तो ज़िंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगी। बस इसलिए तुम्हें यहाँ लाई थी। एक रात तो क्या, मैं उम्र भर कब्रिस्तान में रहने को तैयार हूँ। ठीक है, कब्र की सिल उठाकर ताबूत पर लेट जाओ।
कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊँगी। बिस्किट का ये डब्बा और चाय का थर्मोस अपने पास रख लो। ये कहकर रोज़ी उठ खड़ी हुई और दोनों चीज़ें जॉर्ज के पास रख दी। जॉर्ज ने उसकी तरफ देखा और फिर वज़नी सिल्क एक तरफ खिसका दी और ताबूत पर लेट गया। रोज़ी ने कुछ खुश्क झाड़ें उसके ऊपर रख दी ताकि कोई कब्रिस्तान में आने वाले किसी शख्स की नज़र उस पर ना पड़े। वो छोटे छोटे कदम उठाती कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ चल दी। मैं कुछ देर खामोश खड़ा रहा और जब वो नज़रों से ओझल हो गई तो आगे बढ़कर झाड़ें एक तरफ फेंक दी और हंसते हुए कहा, ओहो मजनू साहब, ज़रा बाहर तशरीफ़ ले आएं। मेरी आवाज़ सुनकर जॉर्ज के पसीने छूट गए। वो उठा और मेरे कदमों में गिरकर बोला, खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम करो और मुझे तन्हा छोड़ दो। अगर तुमने किसी के सामने मेरे बारे में एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला तो मैं कसम खाता हूँ मैं फ़ौरन खुदकुशी कर लूँगा। उसने ये बात कुछ ऐसे लहजे में कही कि मुझे रहम आ गया। मैं किसी से नहीं कहूँगा, मगर तुम बाहर निकलो। जॉर्ज बाहर आ गया। हम दोनों ज़मीन पर बैठ गए। वो कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा, फिर आंखों में आंसू भरकर बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। तुम्हारा ख्याल है कि मुझ पर इश्क का भूत सवार है, हालांकि ये दोनों बातें गलत हैं। रोज़ी के बाप ने उसकी माँ को घर से निकाल दिया था। माँ बेटी अब तक मुलाजमत करके अपना पेट पालती हैं। रोज़ी ने बचपन ही से इतने गम उठाए हैं कि उसे मर्दों की ज़ात पर एतमाद नहीं रहा। होने वाले शोहर को अपने कदमों पर झुकाने से उसकी अना को तस्कीन मिलती है। वो मेरी कज़न है और मैं चाहता हूँ उसका मर्द की ज़ात पर एतमाद बहाल हो जाए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, तुम जानते हो, शक्ल व सूरत से मेरी हैसियत मुआशरे में ऊँची नहीं है। मैं और रोज़ी एक ही कश्ती के सवार हैं। उसे एतमाद चाहिए और मुझे कोई ऐसा वसीला जिसके ज़रिए मेरा एतमाद अपनी ज़ात पर बहाल हो सके और एहसास कमतरी दूर हो जाए। रोज़ी मेरी आखिरी उम्मीद है। वो मेरे लिए महबूबा नहीं, ज़िंदगी की अलामत है। अगर उसके साथ मेरी शादी हो जाती है तो तुम सब लोगों पर मुझे एक तरह से फ़ौक़ियत हासिल होगी और ये फ़ौक़ियत मुझे अपने आप को संभालने में मदद देगी। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा और अब मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, मेरे बारे में अपनी ज़ुबान बंद रख दो। तुम कहते हो तो मैं अपनी ज़बान बंद रखूँगा, लेकिन दोस्त, मुझे यकीन है रोज़ी का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। क्या वाकई उसने तुम्हें जलते हुए अंगारों पर हाथ रखने का हुक्म दिया था? हाँ, मगर मैं तुम्हें इसकी वजह बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं उसकी ख्वाहिश पर चलती गाड़ी से छलांग लगा चुका हूँ और बड़े पुल पर से दरिया में कूद चुका हूँ। एक बार उसने मुझे रस्सी या पाइप की मदद के बगैर तीसरी मंजिल से ज़मीन पर आने का हुक्म भी दिया था और मैंने उसके हुक्म की तामील में अपना एक घुटना ज़ख्मी कर लिया। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम लोगों के सामने झूठ बोला था कि गोल्फ खेलते हुए चोट लग गई है। पिछले हफ्ते को रोज़ी के हाथ एक किताब लगी जिसमें योगा की वर्जिशें लिखी थीं। उसने वो एक्सरसाइज मुझसे करवाई और एक एक्सरसाइज में तो मैं सर के बल में घुटने तक दीवार के साथ खड़ा रहा। रोज़ी ने वादा किया है वो जल्द ही शादी के लिए अपनी माँ से बात करेगी। शायद ये आखिरी इम्तहान हो, क्योंकि इसकी मंथ की 20 तारीख को रोज़ी की बर्थडे है और वो चाहती है इस मौके पर हमारी शादी हो जाए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, जॉर्ज की तारीफ़ करूं या उसकी बेवकूफ़ी पर ठेके लगाऊं। उसने मेरी इतनी खुशामद की कि मुझे अपने बच्चों की कसम खाकर वादा करना पड़ा। मैं किसी से इस वाक़ये का जिक्र नहीं करूंगा। उसकी ख्वाहिश पर मैंने दोबारा उसे कब्र में लिटा दिया और उसके ऊपर खुश्क झाड़ें बिखेर दी। तीसरे रोज़ वो क्लब में आया तो रोज़ी उसके साथ थी। उसी शाम उनकी मंगनी हो गई। शादी के लिए 20 तारीख मुकर्रर की गई थी। इस दौरान में हस्बे वादा मैंने किसी से जॉर्ज के बारे में जिक्र ना किया। वो मुझसे बहुत खुश था। एक बार तो वो रोज़ी के साथ मेरे घर शुक्र अदा करने भी आया। 16 मार्च की शाम को उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊं। वो मुझसे एक ज़रूरी बात करना चाहता है। मैंने हामी भर ली। वो और रोज़ी प्लेटफॉर्म पर मेरे मुंतज़िर थे।
روزی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ جارج بولا، میرے استاد اور دادا جان کے نہایت قریبی دوست کا تار آیا ہے۔ وہ سخت بیمار ہیں اور مجھے ہر صورت وہاں جانا ہے۔ روزی پریشان ہے، اس کا خیال ہے میں 20 تاریخ کی صبح 11 بجے تک واپس نہ آ سکوں گا اور اس طرح شادی کا پروگرام ملتوی ہو جائے گا۔ تم اسے تسلی دو، روزی ٹھیک کہتی ہے، میں نے فوراً کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو اور تمہیں وہاں رکنا پڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ہر قیمت پر شادی کے وقت سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے تب بھی وہاں نہ رکوں گا۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا۔ میں نے روزی کو تسلی دی مگر وہ آخری وقت تک یہی کہتی رہی، جارج تم نہ جاؤ۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے ہماری شادی ملتوی ہو جائے گی کیونکہ تم وقت پر نہیں پہنچ سکو گے۔ جارج ہنس دیا اور مجھے اس کا خیال رکھنے کی نصیحت کر کے گاڑی میں سوار ہو گیا۔ میں نے روزی کو موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھایا اور اسے گھر چھوڑ دیا۔ 20 تاریخ کی صبح ہم سب 9 بجے ہی گرجا گھر پہنچ گئے۔ 9:30 تک روزی بھی دلہن کے لباس میں اپنی ماں اور چند دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ آ پہنچی۔ کئی بار ہم نے جارج کے گھر معلوم کیا مگر پتہ چلا وہ ابھی تک سانگا والی سے نہیں لوٹا۔ روزی نے مجھے بتایا رات کو اس کا تار موصول ہوا تھا، وہ صبح 7 بجے والی گاڑی سے پہنچ رہا ہے۔ 9:30 تک اس کے نہ پہنچنے کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ 10 بجے والی گاڑی میں آئے گا۔ 9:45 پر میں موٹر سائیکل پر فوراً اسٹیشن روانہ ہوا تاکہ اسے سواری لینے میں دیر نہ ہو جائے۔ گاڑی 3 منٹ لیٹ تھی۔ 10:03 سے 10:10 تک گاڑی اسٹیشن پر رہی۔ میں نے ایک ڈبہ چھان مارا لیکن جارج کہیں نہیں دکھائی دیا۔ مایوس ہو کر میں اسٹیشن سے نکلا اور گرجا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دروازے پر مجھے ریمنڈ مل گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا، جارج نہیں آیا۔ جارج تو خیر پہنچ گیا ہے، البتہ اس کی حالت قلب رحم ہے، شاید ٹریفک کے حادثے میں شدید زخمی ہوا ہے، ریمنڈ نے جواب دیا۔ ہم دونوں اندر پہنچے۔ شادی کی رسومات ادا ہو رہی تھی لیکن حاضرین کے چہروں پر خوف کے آثار تھے۔ جارج واقعی روزی کے پہلو میں موجود تھا لیکن اوف خدا، اس کا رنگ پیلا تھا، کپڑے خون سے تر تھے، ایک بازو ٹوٹ گیا تھا اور کندھے پر گہرا زخم آیا تھا۔ وہ بار بار اپنی گردن سیدھی کرنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے گردن ٹوٹ گئی ہو۔ ریمنڈ نے مجھے بتایا 10:10 پر وہ دوڑتا ہوا گرجا گھر میں داخل ہوا اور جب لوگوں نے اس سے پوچھنا چاہا تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو اس نے انگلی لبوں پر رکھتے ہوئے انہیں خاموش رکھنے کا اشارہ کیا اور پادری کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو آپ شادی کی رسومات شروع کریں۔ روزی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو بے ہوش ہو کر گرنے لگی۔ جارج نے اسے سہارا دیا۔ حاضرین دم بخود تھے۔ نہ جانے جارج کی آنکھوں میں کیا جادو تھا، کوئی شخص زبان سے کچھ نہ کہہ سکا۔ خوف کی ایک سرد لہر نے سب کو گھیر لیا تھا، یہاں تک کہ پادری بھی خاموشی سے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ دلہا اور دلہن باہر نکلے اور کسی نے بھی ان پر پھول نہیں پھینکے۔ پھولوں کے ہار لوگوں کے ہاتھ میں رہ گئے۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی گھر کی طرف چل دی۔ ہم چند ایک ایسے دوست یہ جاننے کے لیے کہ جارج کو کیا حادثہ پیش آیا گاڑی کے پیچھے چل دیے۔ ریمنڈ کا خیال تھا جارج گاڑی سے اترا اور راستے میں اسے ٹریفک کا حادثہ پیش آ گیا، لیکن میں یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ میری نظر نے دھوکہ کھایا ہے، میں نے گاڑی کا ایک ڈبہ تلاش کیا تھا۔ جب ہم جارج کے گھر پہنچے تو سڑک پر ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ جارج کے گھر کے بازو میں روزی اور اس کی ماں رہتے تھے۔ روزی کی ماں اپنے بال نوچ رہی تھی۔ معلوم ہوا گاڑی گھر کے سامنے پہنچی اور ڈرائیور نے اتار کر دروازہ کھولا تو اندر روزی کی لاش پڑی تھی اور جارج غائب تھا۔ رشتہ داروں کا خیال تھا جارج نے راستے میں روزی کا گلا گھونٹ دیا ہے، لیکن میں جانتا تھا وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ہم نے ایسے اسے سارے شہر میں تلاش کیا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ پولیس والوں نے روزی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔ دوپہر کے وقت
پوسٹ مارٹم کا نتیجہ آ گیا۔ ڈاکٹر نے بیان دیا تھا کہ لاش پر کسی ضرب کا نشان نہیں اور نہ گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ موت حرکت قلب بند ہونے سے اور اچانک واقع ہوئی ہے۔ پولیس کا خیال تھا جارج کو زخمی دیکھ کر روزی ڈر گئی اور اسی حالت میں اس کی دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ جارج نے اسے مردہ دیکھا تو اس خوف سے کہ پولیس قتل کے جرم میں گرفتار نہ کر لے، چلتی ہوئی گاڑی سے باہر کود گیا۔ لیکن 3 بجے ہمارے سارے خدشات دور ہو گئے اور ایک ایسی حقیقت سامنے آئی جس نے حیرت کے سبب ہمیں پاگل کر دیا۔ سانگا والی گلی سے پولیس نے اطلاع دی تھی آج یعنی 20 تاریخ کی صبح 5 بجے سانگا والی کے اسٹیشن کے قریب جارج نامی ایک نوجوان تیزی سے ریل گاڑی میں سوار ہونے کے لیے پلیٹ فارم کی طرف دوڑا تو ایک تیز رفتار کار نے اسے کچل دیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد 3 بجے کی گاڑی سے بھیجی جا رہی ہے۔ جارج صبح 5 بجے مرا تھا، 1 بجے تک پوسٹ مارٹم ہوا، 10 بجے اس کی شادی تھی اور پھر راستے میں ہی غائب ہو گیا۔ یہ ایک ایسا راز ہے جس پر سے پردہ اٹھانا ناممکن ہے۔